हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आपका पीसी सब्जेक्ट में जो है हिंदी कम्युनिकेशन में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर करवाया था ग्राम्य विकास। आज मैं आपका 4th चैप्टर करवा लूँ, चैप्टर नंबर 4 परिवार नियोजन। अब इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें आप मार्क करिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता रहता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है? देखिए कि जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का मतलब ईश्वर की देन है। तो इसमें पहले की जनसंख्या में यानी कि पहले प्राचीन काल में देखा था कि आपने बाल विवाह कर दिए जाते थे, है ना। छोटी सी उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी और जिससे कि यानी कि 20 साल तक तो उनके बच्चे भी हो जाते थे। तो इससे क्या होता कि बाल विवाह के कारण जो इस कुरीति के कारण जो है सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता था कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती थी। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद इस चीज़ को प्रतिबंधित कर दिया गया और उस पर बैन लगा दिया गया। अब चाइल्ड मैरिज जो है हो नहीं सकती। अब तो लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल फिक्स कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसकी उन्हीं उम्र में उनकी शादी की जाती है और जिसको कि वैध माना जाता है, लीगल माना जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रमुख ये थे। आज के उसमें देखें संदर्भ में तो बच्चों बेरोजगारी, अशिक्षा का ज्ञान होना, है ना। तो ये सारे जो हैं आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली कभी ना कभी रिपीट होता रहता है ना। भारत के इसमें जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, उससे पहले है क्वेश्चन नंबर 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि जनसंख्या शिक्षा से क्या अभिप्राय है। यानी कि इसका मतलब हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को निपटाने के लिए युवकों को शिक्षित करना और जागरूक करना, जिससे कि इससे कि असंतुलित जो जनसंख्या देश की उन्नति में बाधक है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। यानी कि आज तो देखिए बच्चों खुद ही समझदार होते हैं, जितनी युवा पीढ़ी आज की खुद समझदार है, उसे खुद मालूम है कि आज के देखिए जितनी महंगाई हो रही है जिस हिसाब से, तो आजकल की पीढ़ी को खुद मालूम है कि हम अपने बच्चों को सर्वाइव करने के लिए यदि बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम उसको ठीक से हम जो है उनका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, ना उनको उचित भोजन दे पाएंगे, ना उचित कपड़े दे पाएंगे और ना ही उचित शिक्षा दे पाएंगे। तो आजकल की पीढ़ी बहुत जागरूक है जो कि इस बातों का ध्यान रखती है। तो ऐसे ही और फिर कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें युवकों को शिक्षित किया जाता है। परिवार नियोजन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। अगर परिवार बिल्कुल सीमित होंगे, लिमिटेड जो है मतलब बच्चे होंगे और लिमिट परिवार छोटा होगा, तो इससे समाज में प्रभाव क्या पड़ता है कि प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, खुद की भी होगी और समाज की भी प्रोग्रेस होगी। जब पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो उनमें मैनर्स भी होंगे, उन्हें मालूम है कि हमें किसके साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। फिर उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, क्योंकि देखो बच्चों ये तो बात मानने की है कि यदि बच्चे कम होंगे परिवार में तो उनको शिक्षित भी किया उस हिसाब से जाएगा। यदि परिवार में देखिए 5-6 बच्चे अगर एक फैमिली में होते हैं और तो उसमें क्या है कि ना तो उनको ढंग से शिक्षा दी जाती है, ना ही उनका पालन पोषण भी ढंग से किया जाता। लेकिन जब एक फैमिली बिल्कुल आपकी कहना चाहिए कि अच्छी एक शॉर्ट फैमिली होगी, 2 बच्चे होंगे, तो उससे क्या है पेरेंट्स जो हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति, उनकी एजुकेशन और उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में सक्षम होंगे। ठीक है ना। तो ये है आपके ये 3 क्वेश्चन। लेकिन मोस्टली जो आपका जनसंख्या वाला है क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा 1 साल के बाद जो है रिपीट होता रहता है। तो केवल ये एक वो क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 5 सामाजिक संस्थान। हिंदी कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स आप लोगों को केवल क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं क्वेश्चन आपके मार्क करवा रही हूँ। आप जो है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में मार्क करवा रही हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा।
11 आपके में चैप्टर है, आप इनको लर्न कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। अब देखिए सामाजिक संस्थाएं कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें आपका। तो ये जो है क्वेश्चन में आपको समझा रहे कि सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, क्या है कि देखिए व्यक्ति, समाज और संस्कृति इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक संस्थाएं किसी न किसी रूप से में प्रदेश में सक्रिय रहती हैं, जिनसे समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। इस प्रकार उन संस्थाओं की कार्यविधि, प्रणाली, साधनों और तौर तरीकों को कहते हैं जिसके माध्यम से उस समाज या देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक स्वीकृति के अंतर्गत की जाती है। यही कारण है कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोगार्ट्स ने सामाजिक संस्था पर अपने विचार किए हैं कि सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जो मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है। अब कैसे बच्चों, व्यक्ति, समाज और संस्कृति का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि व्यक्ति से समाज बना है। भाई समाज किससे बना है? व्यक्तियों से बना है। और संस्कृति क्या है? यानी कि जो उनकी कल्चर है, जो उसको फॉलो करते हैं, तो वो होती है अब आपस में संबंध। समाज में रह के हम रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादियाँ होती हैं, तो शादी कहने को तो भाई थोड़ा सा एक जो है रिचुअल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। रीति रिवाज जैसे हैं कि परंपरा जो होते हैं, रिचुअल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि शादी को की लीगल बनाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपते हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है, लोग शगन देकर जाते हैं और उनके डिनर वगैरह के दिन में रखते हैं, तो लंच वगैरह की व्यवस्था की जाती है। तो वो क्यों की जाती है? क्योंकि वो सामाजिक परंपरा है। यानी कि समाज के सामने ये बात हो जाती है कि ये दो व्यक्ति जो हैं अब लीगली वैधानिक रूप से पति पत्नी हैं। आपने देखा किसी भी धर्म में कोई शादी वादी का जो कोई भी हो, तो किसी ना किसी माध्यम से वो चीज को सबके सामने किया जाता है। समाज में रहते हैं जब व्यक्ति, तो समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। समाज में देखिए, समाज में सभी लोग रहते हैं, लेकिन समाज में कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि समाज एक व्यक्तिगत समूह है। यदि एक व्यक्ति आपने कुछ आप इसी फॉर एग्जाम्पल जैसे समाज में आप परिवार में रहते हैं, आपके नेबर्स में कोई व्यक्ति रहता है, वो उसकी नेचर जो है झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, झगड़ा करता है बात बात पे, तो क्या होगा, वो आपका एक दिन आपसे झगड़ा हुआ तो आपने उनसे बोलचाल बंद कर दी, क्योंकि आपको मालूम है कि उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो झगड़ालू किस्म की है। किसी दिन दूसरे से, किसी दिन तीसरे, तो आप एक दिन देखेंगे कि समाज में उस व्यक्ति का सब बहिष्कार कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, उससे कोई बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति पूरे समाज में पता चल जाती है। तो जब हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज की जो रीति रिवाज हैं, जो उसकी यानी कि जो नियम हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। यदि हम नहीं करेंगे तो समाज में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो समाज एक ऐसी संरचना है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सुख हो या दुख। समाज में अब व्यक्ति अपने दुख होता है तो पूरा समाज जो होता है उनके साथ इकट्ठा हो जाता है, कोई खुशी होती है तो पूरा समाज उनके साथ शामिल होता है। तो इसीलिए समाज, व्यक्ति और संस्कृति आपका आपस में घनिष्ठ संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला फर्स्ट भी, कि भारतीय, आप इनको शॉर्ट में करना, कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं के विषय में यही बातें लागू होती हैं जिनके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्रियों ने उपदेश, निर्देशों, नियम व उपनियमों तथा दीर्घकालिक अनुभवों को निहित किया गया है। यानी कि उसमें अपनी जो है अपने एक्सपीरियंस में उन्होंने, समाजशास्त्रियों ने उनमें जो है निहित की गई हैं। यही कारण है कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं कानूनों, नीतियों एवं बंधनों पर निर्भर नहीं है। अब निर्भर क्या है?
अब कानून लागू, अब जब समाज में आएगा जब शादी करनी तो उसमें कानून मना नहीं कर सकते कि आप शादी मत करिए, लेकिन क्या है एज जो है जैसे गवर्नमेंट ने जैसे कोर्ट ने फिक्स कर रखी है 18 और 21 साल वो होनी चाहिए, उससे कम अगर होगी तो उसको पुलिस आकर आपकी शादी को रोक देगी। तो इसमें कोई कानून नहीं है, लेकिन जो कानून बनाए गए उनका हमें पालन करना पड़ता है। लेकिन सामाजिक संस्थाएं होती क्या है, जैसे बच्चों समाज में कोई एनजीओ होती है, कोई चैरिटेबल संस्था होती है ना, तो ये सारी जो सामाजिक संस्थाएं जो कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनी होती हैं, लेकिन नियम मतलब कानून उन पर लागू नहीं होता। भारतीय समाज का भारतीय प्रयास और परंपराओं में विशेष योगदान होता है। भारतीय संस्थाओं की उत्पत्ति भारतीय सामाजिक विचारधारा का ही प्रतिफल है, जो व्यक्ति को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है। अब व्यक्ति समाज में रहकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो समाज उसको रोकेगा, क्योंकि समाज को अधिकार है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं बनी इसीलिए होती हैं व्यक्ति के विकास के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, गलत ढंग से व्यवहार करता है, तो उसको समाज के द्वारा जो है रोक दिया जाता है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि ये संस्थाएं विभिन्न भारतीय संस्कृतियों में एकता स्थापित करने एवं व्यक्ति को समान अधिकारों के दिलाने में पूर्ण रूप से प्रगतिशील रही। तो आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये इसमें क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट ही है। अब सेकंड है कि सामाजिक विकास में संस्थाओं का क्या योगदान है। सामाजिक विकास में संस्थाओं का क्या योगदान है। देखिए सामाजिक संस्थाएं सामाजिक विकास में हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं सामाजिक जीवन के विकास में गति को आगे बढ़ाती हैं तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करती हैं। यही नहीं, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न संस्कृति को एक सूत्र में पिरोकर समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब समाज में रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसमें कोई ये नहीं होता कि कोई हिंदू रहता है, जैन रहता है, सिख रहता है या मुस्लिम परिवार रहता है। समाज में सभी परिवार रहते हैं, सभी। और जब उनके आपने देखो कि जब किसी का भी कोई त्योहार वगैरह होता है तो सारे ही समाज के लोग मिलकर उसको बड़ी धूम और शान शौकत से मनाते हैं। उसमें ये नहीं रहता कि आपका त्योहार है तो हम नहीं वो करेंगे। अब दीपावली की शुभकामनाएं होती है तो सभी लोग, जाति के धर्म लोग जो नहीं भी मनाते वो भी विश करके चलते हैं। तो समाज में जो संस्कृतियाँ होती हैं हमारी, उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, जिससे कि समाज का विकास होता है। समाज में रहकर ही हम व्यक्ति जो है अपना विकास कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शादी का समारोह है तो वो समाज के व्यक्ति, क्योंकि शादी जो समारोह है वो एक ऐसा बड़ा समारोह होता है जिसमें एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा, अब समाज में रहते हैं तो जितने आप जैसी पीढ़ी के नौजवान होते हैं, आपके कोई खास रिश्तेदार नहीं, आपके समाज के ही व्यक्ति हैं, तो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं कि ये काम हम करेंगे, क्योंकि उनमें एक्टिव होते हैं वो लोग और भाग भाग के दौड़ के वो सारे काम कर देते हैं। तो समाज में रहकर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि समाज में रहकर कोई भी कार्य वो व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, उसके समाज के लोगों की सहयोग की उनको आवश्यकता होगी ही होगी। तो इसलिए जब समाज का आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और जो सामाजिक संस्थाएं जो होती है जब इन कार्यों को करेंगे तो समाज का और व्यक्ति का विकास होगा ही। तो सेकंड क्वेश्चन। थर्ड इज, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए कौन सा नहीं ये कुछ नहीं कह सकते, फिर भी बताएंगे, आगे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय सामाजिक संस्थाएं समाज के पूर्ण विकास में अपना योगदान देती हैं। इन संस्थाओं की प्रमुख विशेषता क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोती हैं। सही बात है कि अलग अलग धर्म जाति के लोग जो अपना त्योहार वगैरह मनाते हैं तो सब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। सामाजिक संस्थाओं की परम विशेषता है कि उसमें लचीलापन होने के कारण युग का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है। यानी कि समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बच्चों फ्लेक्सिबल होते हैं। आपने टेक्निकल एजुकेशन में वो क्वेश्चन पढ़ा था, क्योंकि जो नीति और नियम जो प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं और उसको पालन, अब पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था, सती प्रथा थी, है ना, विधवा का समाज में रहना कितना मुश्किल था,
तो ये जो कुरीतियाँ थी शुरू से जो बचपन मतलब चली आ रही थी, आपने देखा कितने समाज सुधारकों ने उन कुरीतियों को खत्म किया। और यही होता है कि समय के अनुसार चलना ही समझदारी होती है, कि जैसे समय है उसके अनुसार आप अपने आप को बदलिए, क्योंकि बदलना ही चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। अब तो ऐसा नहीं, कोई बाल विवाह नहीं कर सकता क्योंकि कानूनी रूप से उसको पर बैन लगा हुआ है ना। आज विधवाओं को, लेडीज विधवा हो जाती है तो उनको दूसरी शादी का उनको रोका नहीं जा सकता, वो दूसरी शादी करके अपने जीवन को फिर से खुशहाल बना सकती है। तो जो नियम और कानून जो पहले थे, प्राचीन थे, वो सब जो है खत्म हो चुके हैं। और समय के अनुसार अब देखिए लड़कियों को पूरी आज़ादी, कौन सी ऐसी स्पेस तक, यानी कि जो इससे ज़्यादा तो ऊपर नहीं जा सकता, स्पेस में भी लड़कियां जाती हैं। तो यानी कि आज समान रूप से दोनों का अधिकार है। परिवार में भी लड़के और लड़कियों को समान रूप से माना जाता है और समान रूप से एजुकेशन दी जाती है। तो ये जो है किस लिए, क्योंकि जो वक्त बदलता है तो कानून वगैरह भी सब बदलते हैं। तो आज समाज में जो है लचीलापन, इसीलिए कि लचीलापन होने के कारण जो है सारी जो यानी कि समय के अनुसार जो समाज चलता है तो विकास समाज का नहीं देश का भी होता है। तो ये इसकी सामाजिक संस्थाएं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे कहा, जैसे परिस्थिति होती है वही सम परिस्थिति के सामाजिक संस्थाएं भी बदलती रहती हैं। भारतीय सामाजिक संस्थाएं मानव के जीवन मूल्यों को विकसित करने में सहायक सिद्ध होती हैं, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के आवरण का कार्य करती हैं। अब समाज में रहकर देखो बच्चों, कोई मान लीजिए जागरण करवाना है या कोई पाठ हो, अब जैसे जागरण हो तो यानी कि कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम हो तो क्या होता है उसमें बच्चों, समाज के सारे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, मिलकर यानी कि चंदा इकट्ठा करके कि भाई हमें एक देवी का जागरण करवाना है नवरात्रों में, तो सब कलेक्शन करके और एक जागरण का सामूहिक रूप से आयोजन करते हैं। तो सामूहिक रूप से आयोजन करने से क्या होता है बच्चों, किसी एक व्यक्ति पर उसका भार नहीं पड़ता और सब जब उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो वो कार्य सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे स्केल पर हो भी जाता है। तो इसलिए जो है सामाजिक संस्थाएं समाज के धार्मिक मूल्यों को भी बढ़ावा देती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं का पाश्चात्य सामाजिक संस्थाओं के परिवेश में मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। यानी कि क्या है कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं मानव मूल्यों पर आधारित होने के कारण सार्वभौमिक अधिक है, क्योंकि सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं वो मानव मूल्यों पर आधारित होती है, मानव के विकास पर आधारित होती है। उनमें विश्व बंधुत्व की मूल भावना रहती है, भाईचारे की भावना रहती है ना। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो पूरी पृथ्वी के लोगों को अपने कुटुंब के समान समझते हैं, है ना। यही कारण कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं कानूनी नीतियों एवं बंधनों से मुक्त हैं, उनपे कोई कानून और नीति लागू नहीं होती, जबकि पाश्चात्य सामाजिक संस्थाएं व्यक्तिनिष्ठ अधिक होने के कारण कानूनों, नियमों एवं बंधनों से अधिक जुड़ी हुई है। यानी कि बच्चों को जो पाश्चात्य सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो उसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष, यानी कि उसमें क्या होता है कि जो शहर का या अपने एरिया का जो व्यक्ति काफ़ी पावरफुल होता है, पैसे में भी सब कुछ है, तो उसकी जो है यानी कि उसी का सारा पद, मतलब उसी पर सारा भाग होता है। और पाश्चात्य देशों में, फॉरेन कंट्रीज में जो होते हैं सामाजिक संस्थाएं कानूनों से बंधी हुई होती हैं, वो कानूनों के अंतर्गत कार्य करती हैं और उसकी जो बागडोर होती है समाज के किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के हाथ में होती है, जबकि भारतीय सामाजिक संस्थाओं में ये सब लागू नहीं होता। सामाजिक संस्थाएं किसी एक व्यक्ति की ना होकर बल्कि कई व्यक्तियों की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या संस्कृति सामाजिक संस्था की ही परिपूरक है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कि निसंदेह सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं की भी परिपूरक है। हमारी सामाजिक संस्थाएं मानवीय मूल्यों पर आधारित होती हैं।
इनके उद्देश्य की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक गतिविधियों का आश्रय लिया जाता है। जैसे हिंदू विवाह प्रथा में विशेष प्रकार के वस्त्र, आभूषण, दान सामग्री, सिंदूर एवं हवन सामग्री, सप्तपदी के लिए जरूरी सामान इत्यादि। अतः विवाह संस्था के कुछ आवश्यक सांस्कृतिक तत्व हैं जिनका विविध सामाजिक में अलग अलग रूप है। सारांश, भारतीय संस्कृति अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में परिपूर्ण में सफल हुई है और संस्कृति ही पूरक है, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह में जो रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से सारी जो ये चीज़ें होती हैं उनको शामिल किया जाता है। और कोई जो अलग कस्टम्स होते हैं उनके जो कस्टम में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको फॉलो किया जाता है। यानी समाज और संस्कृति एक ही है। समाज हमारी संस्कृति की को बचा कर रखता है। आजकल अब करने को कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज में क्या होता है, बस गए कोर्ट में हुआ, साइन करा, शादी हुई, माला पहनाई, शादी हुई, दैट्स ऑल। जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है भाई नहीं वो कहीं ऐसा हो कि किसी वजह से या तो वो फाइनेंशियल चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि शादी में खर्चा होता ही है। जब आप किसी को बुलाएंगे खाने पे भाई व्यवस्था करेंगे तो खर्चा भी बहुत होता है। लेकिन जो है आजकल के कुछ मॉडर्न्स जो होते हैं अब एबल होते हैं, एबिलिटी उनके अंदर होती है, लेकिन वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। कोर्ट मैरिज करी और एक रिसेप्शन दे दिया, वो भी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। कोर्ट मैरिज भी लीगल होती है क्योंकि वो कानून के अंतर्गत है, कानून के अंतर्गत है। स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि अगर यहाँ से कोई शादीशुदा पेयर का विदेश में भी जाता है तो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये बात है कि अगर कोई जाता है और वहाँ पर मतलब रहते हैं, उनके पास वीज़ा है, जॉब करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे शादीशुदा बना मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ से कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। जबकि भारत में कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो केवल उन लोगों के पास होती है जो शादी को पारंपरिक रूप से नहीं करते। तो ऐसे लोगों को कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। लेकिन वही जोड़ा अगर विदेश में जॉब के लिए जाता है या वहाँ पे रहने के लिए जाता है तो वहाँ पर उनको कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के देशों में ये चीज़ का एक मतलब उनका चलन है जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपका। इसमें बाकी बस और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप इन्हीं को कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो यही जो क्वेश्चन नंबर है बस इसमें 5 तक आप क्वेश्चन इसमें कर लेंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। इसी में से जो है आपको मैंने बताया आपका 4 और 5 है, और पीछे जो है इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मतलब इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा, बुक में मार्क कर लीजिएगा। इनको राइट करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको पहले कहा है कि इसमें भी आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस केवल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 45 मिनट्स की बनाने के बाद फिर मैं आपको शुरू। तो देखा आपने स्टूडेंट्स की हिंदी कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 5 में जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको मार्क करा दिए, आप इनको लिख लीजिएगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये 5 नंबर का एक होगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन दे देंगे आपके इनमें से, और फिर आपको उसमें से एक क्वेश्चन करना है जो कि 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर के हिसाब से भी बच्चों ये नहीं कि आप जो है पूरा एग्जाम की कॉपी का पूरा 1.5 पेज एससी की तरह लिखते नहीं, ऐसे नहीं करना। 5 नंबर का मतलब ये नहीं होता कि आप एसए की तरफ उसका आंसर राइट करें, क्योंकि एसए में हम कहते हैं ना 2.5 का, एसए तो 2.5 का लिख सकते हैं जो भी 5 नंबर का होता है, आपकी पीसी में भी आएगा। लेकिन आपको जब किसी आंसर से क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर लिखेंगे तो वो 5 नंबर के हिसाब से ऐसा नहीं लिखना है आपको कि जो कि आप जो है पूरे पेज का लिख दें, हाफ पेज और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लिख सकते हैं, फुल पेज भी नहीं लिख सकते, आपको सीधे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से आप काम करेंगे। अब मैं आपको करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 6 नियोजन और जन कल्याण।
नियोजन एवं जन कल्याण। क्वेश्चन नंबर 1, जन कल्याण से आप क्या समझते हैं, इसमें नियोजन कार्यक्रम का क्या प्रभाव है। देखिए, गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति जीवन यापन करते हुए अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, पूर्ण करने में समर्थ होते हैं एवं बूढ़े, बच्चे, विकलांग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदि के लिए कल्याण योजनाओं को चलाया जाता है। इन्हीं को ही जन कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस नियोजन द्वारा आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति को शोषित होने से बचाने का प्रयत्न किया जाता है एवं उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास भी किया जाता है। यानी कि देखिए, कुछ समाज में हर तरह के वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो कि अपनी बच्चों को पालन पोषण में, उनको शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसी जो प्रोग्राम, जो जन कल्याण योजनाएं जो हैं, वो सरकार के द्वारा भी और व्यक्तियों के द्वारा भी, इसको प्राइवेटली भी इन ऐसी संस्थाओं, जन कल्याण की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें विकलांग होते हैं, बूढ़े होते हैं और जो शारीरिक रूप से कमजोर अलग व्यक्ति होते हैं, तो उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए जो है, देखिए, वृद्धाश्रम बने होते हैं, बाल आश्रम, बाल सुधार गृह बने होते हैं। जो बच्चे इस तरह छोटी उम्र में थोड़ा सा अगर कोई अपराध करना शुरू कर देते हैं, तो उनको सुधारित बाल सुधार गृह की खुले हुए हैं। वृद्धाश्रम, पेरेंट्स को जो उनके बच्चे उनको निकाल देते हैं घर से बाहर, उनके लिए वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। तो जो जन कल्याण, यानी कि जन कल्याण का मतलब हुआ व्यक्ति के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको जन कल्याण योजनाएं कहा जाता है। और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को उनको शोषित होने से बचाने के लिए, है ना, उनका शोषण होने से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उनको जीवन स्तर, उनका लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो यानी कि जन कल्याण का मतलब हुआ कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा व्यक्ति के कल्याण के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं, उसी को जन कल्याण योजनाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान में जन कल्याण को कहाँ और किस रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि भारतीय संविधान में जन कल्याण को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। और यहाँ पर जो भी सरकार बनती है, वो समाज के, वो व्यक्ति के द्वारा ही बनाई जाती है। ये तो आपको मालूम है ना, गवर्नमेंट की, तो कहते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। भारत के लोगों को इतनी पावर है कि वो किसी व्यक्ति को ऊपर ऊपर बैठा भी सकते हैं, तो उसको गिरा भी सकते हैं, है ना। ये तो आप देखते हैं कि व्यक्ति, आप भारत की जनसंख्या के लोग जो है बहुत मतलब यानी कि बहुत समझदार हो गए हैं। जो सरकार उनके भलाई के लिए काम करती है उसको वोट देते हैं, जो नहीं करती उसको आगे वोट नहीं मिलता। ये तो आप देखते हैं। तो यानी कि भारतीय जो ये जन कल्याण योजनाएं, ये लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रदर्शित हैं और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जीविका के साधन, बच्चों एवं नवयुवकों के शोषण की रक्षा की सुरक्षा, बेरोजगार बूढ़े व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना, स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार, चिकित्सालय उपलब्ध कराना, ये सब कार्य संवैधानिक रूप से हमारे कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में सहायक होते हैं। सरकार द्वारा उक्त सभी सुविधाओं को प्रदान करने में समाज में शोषित और आर्थिक स्तर पर विकास संभव होगा। गांधी जी के सपनों के राम राज्य की इन्हीं प्रयत्नों द्वारा स्थापित करने में सहायता मिलेगी। गांधी जी का सपना था कि राम राज्य हो, तो वो सब इन्हीं जन कल्याण योजनाएं या लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट। लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, साधारण उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 19 में ये आ चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिएगा। लोक कल्याणकारी राज्य
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कौन से इसमें आया है ये आपके? लोक कल्याणकारी राज्य 19 में लिखा है कि देखो लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। भारतीय संविधान में जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं वे सब लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हैं। इनके अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन, सामूहिक रूप में समाज की संपत्ति का सामूहिक नियंत्रण का वितरण, नवयुवकों को शोषण हटवाने वाले शिक्षा और जितने भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, जो हॉस्पिटल्स खुले हैं, जितनी भी आपकी सब जो नीतियां चलाई गई हैं समाज के द्वारा, समाज के यानी कि वो लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि जो राज्य लोगों के कल्याण के लिए बना है उसी को कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो जितनी भी क्योंकि सब अपने अपने देखो हमें हर तरह का स्वतंत्रता मिली है। हम किसी भी भारत में किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी शादियां कर सकते हैं, कहीं भी हम अपना रिश्ता बना सकते हैं, है ना। तो भारत के अंदर हम जो चाहें वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है भारत संविधान ने हमको दी है, जिनका हम पालन करते हैं। और एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि जो जनता के कल्याण के लिए भी बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में जन कल्याण का सूत्रपात कहाँ से हुआ, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 ये 19 में आ चुका है, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़िएगा कि जनसंघ का सबसे पहले जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में सबसे पहले इसका चलन शुरू हुआ था और इस इंग्लैंड में जन कल्याण की योजना की सफलता के कारण भारत में भी जन कल्याण योजना को लागू किया गया। जब सबसे पहले इसका इंग्लैंड में चली योजना और जब ये सफल हो गई तो भारत ने भी उसी योजना का अनुसरण किया और इसको अपने देश में लागू किया। इस योजना को सफल बनाने के लिए भारत में मानव के मूल अधिकारों की सुरक्षा को अनिवार्य माना गया। यानी कि आपने अगर थोड़ा सा सिविक्स का ध्यान हो तो आपको मालूम है कि संविधान में 2 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एक तो मौलिक अधिकार जो कि देश की जनता के लिए होते हैं, और एक नीति निर्देशक तत्व जो कि सरकार के लिए होते हैं। यानी कि सरकार जो है नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकार काम करती है, और मौलिक अधिकार जो है भारतीय लोगों को प्रदान किए गए हैं। हमारे इन मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, मत देने का अधिकार है ना, और बोलने का स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। ये काफ़ी 6-7 हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिनको कि मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो वो प्रदान है उनकी सुरक्षा का, यानी कि उनका कोई हनन ना कर दे। अब हम सड़क पे चल रहे हैं, कोई हमें सड़क पे चलने से रोक नहीं सकता क्योंकि हमारा अधिकार है। अगर वो हमें कोई रोकेगा तो तुरंत हम पुलिस की मदद ले सकते हैं क्योंकि वो हमारा अधिकार है, आप नहीं रोक सकते। तो इसको अनिवार्य माना गया है कि भारत के संविधान में कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। इस योजना के द्वारा भारत के सभी को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसके द्वारा राष्ट्र में विकास और जन सहयोग प्राप्त होगा। अब मौलिक अधिकार के द्वारा ही जो है सभी को अधिकार मिले समान रूप से और अवसर मिले हुए हैं, जिनसे कि हम जो है अपने राष्ट्र के विकास में उनको सहयोग दे सकते हैं। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन है कि कभी कभी आता है कि पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में लोक कल्याणकारी राज्य को किस रूप में अभिव्यक्त किया है, व्याख्या कीजिए। ये रेयर कभी कभी ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कभी कभी ही आता है। वैसे तो मोस्टली लोक कल्याणकारी राज्य आता ही रहता है, लेकिन मोस्टली कभी कभी ये भी दे सकते कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को पश्चिमी पूंजीवाद की देन बताया गया है। यानी कि जो ये आई है पश्चिमी पूंजीवाद
पूंजीवादी देन है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से शुरू हुई थी, लोक कल्याणकारी जो पहले जन इसमें हुई थी तो इंग्लैंड से हुआ था, तो उसी पश्चिमी पूंजीवादी की देन है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम में जब कुछ धन पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ गया और उनके प्रति श्रमिकों के विद्रोह को दबाने के लिए लोक कल्याणकारी राज की कल्पना की गई। कि पश्चिम में जब ये हुआ कि कुछ जो पूंजीपति वर्ग था उन्होंने श्रमिक वर्ग का शोषण किया, उनके सारे अधिकारों को छीन लिया, यानी कि वो काम खेती, जैसे मान लीजिए किसान होते थे, उनका सारा अनाज अपने आप ले लेते थे, उन पर उनका कब्जा कर लेते थे। तो यानी कि जब कुछ व्यक्ति विशेष जिनके पास पावर थी, वेल्थ से भी और वैसे भी वो पावर होते थे, और जब उन्होंने श्रमिकों का दमन करने की कोशिश की, तब जो है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई कि ऐसा राज्य होना चाहिए कि जिसमें कोई किसी को दबा ना सके। उन्होंने इसके प्रमुख आधार पर दयादार को ना मानकर मानव अधिकार को माना है। यानी कि इसमें यानी कि किसी के लिए अच्छा करें तो दया करें, उन पे दान दें उनको, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को, गरीब अगर व्यक्ति को देते हैं कि हम मतलब उसको दान देना या दया करना उस पर, उसको नहीं माना अधिकार, बल्कि क्या माना, किसी वर्ग विशेष को भी कुछ लाभ देना लोक कल्याण का अधिकार नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य सबके लिए है, चाहे वो पूंजीपति है या श्रमिक वर्ग है या कैसा भी वर्ग है, किसी पूंजी विशेष व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो जो है दूसरों का दमन कर सके, क्योंकि लोक कल्याणकारी जो हमारे अधिकार हैं वो सबके लिए समान है। अपितु मानव जाति के उनको संपूर्ण अधिकार देना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख अधिकार, मतलब उसका ये है कि आधार कि सब सारे कानून सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं, कि आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप 6 और 7 भी पढ़ लीजिएगा, 6 और 7 भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके बाद 8 ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी आ जाता है कि महिला और बाल कल्याण केंद्र कब स्थापित किए गए, इनके प्रमुख कार्य कौन से हैं। अब देखिए कि महिला एवं बाल कल्याण केंद्र और 19वीं शताब्दी के अंत तक स्थापित होने लगे थे, और इसमें कार्य देखो महिलाओं के लिए सुविधा के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, उनके लिए निःशुल्क जो है चिकित्सा व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों को महिला और बाल कल्याण कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई है। काफ़ी सारे देख रखिए, आप इसमें सभी को लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका इम्पोर्टेंट, ये भी आ जाता है कभी कभी। बस तो ये आपके जितने हैं ये क्वेश्चन है आपके। उसके बाद 10th 9 और 10th नहीं है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 जन कल्याण से आप क्या समझते हैं, 2nd और 3rd 4th और एंड 8 ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसके लिए आप जो है कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया 5th भी आप देख लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके ये इंपॉर्टेंट है, आपके ये चैप्टर जो है स्टूडेंट स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जितने भी हम आपको ये करवा रहे हैं, चैप्टर 6 हमने करवाया है, तो यहाँ तक जो है आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपका हिंदी कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको 1 करना है। 10 नंबर का आएगा केवल हिंदी कम्युनिकेशन, और फिर एक कम्युनिकेशन एक उसमें पार्ट में होगा लेटर। तो लेटर चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, जब लेटर का आएगा हिंदी का तो हम आपको बता देंगे उसके बारे में, मार्क कराएंगे, फिर एक्स्ट्रा कुछ लिखवाएंगे भी आपको। तो उसमें 5 नंबर का बुक है, तो यानी कि चॉइस होगी, यानी कि 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, आपके पास चॉइस होगी। तो मैंने स्टूडेंट जैसे कि आपको बता रखा है कि हिंदी कम्युनिकेशन का जब आप अपनी आंसर शीट में एग्जाम पे करें तो हिंदी कम्युनिकेशन का एक ही जगह आप इसका वर्क करेंगे, या तो आप सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा हिंदी कम्युनिकेशन, या आप शुरू में कर लीजिएगा। हिंदी कम्युनिकेशन करें तो ऊपर लिख दीजिएगा हिंदी कम्युनिकेशन, और 2 पहले क्वेश्चन में से आप कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के रूप में होता है ये। तो 9 का A B आप जो भी कर रहे हैं वो, और फिर उसके बाद 10 का जो भी आप कर रहे हैं वो कर लीजिएगा, जिस भी मतलब जिस सीक्वेंस में आपका हिंदी कम्युनिकेशन होगा। ऐसा स्टूडेंट मत करिए कि हिंदी कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन आपने पहले कर दिया और एक क्वेश्चन बाद में ले लिया, नहीं, इससे क्या होगा, गलत होता है कि जो कॉपी चेक होता है उसको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनको
आप देखेंगे क्वेश्चन जब आपकी आंसर शीट मिलेगी तो उसमें पीछे वो सबसे फ्रंट पेज पर ही वो ब्लॉक बने थे कि फर्स्ट क्वेश्चन के आपने कितने पार्ट करे, कौन कितने मार्क्स दिए, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसलिए बार बार यही बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि जो भी आप करें वो सीक्वेंस में करें। हिंदी कम्युनिकेशन 10 नंबर का है, अगर 10 नंबर का आप प्रॉपर वे में करेंगे तो 8 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। 8 नंबर आपको आराम से हिंदी कम्युनिकेशन में मिल जाएंगे, नहीं तो 7 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो आपको इन बातों का बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। हिंदी कम्युनिकेशन चाहे बाद में कर लीजिएगा, चाहे पहले कर लीजिएगा, लेकिन करिए पूरा। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में हिंदी, अब इंग्लिश कम्युनिकेशन 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी आप स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके पार्ट्स होते हैं, कुछ के पार्ट्स होते हैं, तो आप उन पार्ट्स को सीक्वेंस में ही करिए। यदि किसी क्वेश्चन का पार्ट्स होते हैं ए बी सी, तो आप ए कर लीजिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि हमें बी हमें नहीं आ रहा है या सी हमें नहीं आ रहा है, तो उनके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता कि आपको 10-20 लाइनें छोड़नी होती, पेजेस छोड़ना पड़ता है। उसमें आर्टिकल प्रपोजिशन के एक साथ होते हैं, ए बी सी इस तरह से बना के रखते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, प्रपोजिशन फिल करनी होती हैं, या 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उतना स्पेस छोड़ दीजिए। बी का छोड़ दीजिए, सी का छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं भी करते हैं, लास्ट टाइम तक आपको नहीं भी आता है, तो आप जैसे आपको सही लगे, आप जैसे प्रपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में आप अपने आप से हिसाब से करके लिख देते हैं, जैसे कि चलो ठीक चलेगा, नहीं तो वैसे तो सभी को आते ही है, तो आप उसमें कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आ रहा, जस्ट आपको जरा सा भी आइडिया नहीं कि हम इसको क्या बारे में लिखना है, तो जब आपका टाइम ओवर हो जाए उससे पहले आप उसमें क्रॉस कर दीजिएगा, ये खाली छोड़ दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा एग्जामिनर को इनको बी और सी पार्ट उन्होंने नहीं करे, इनको नहीं आता है। लेकिन अगर आप ऐसा है कि ए के बाद आपने बी कहीं और कर दिया, सी कहीं और कर दिया, तो इससे नंबर आपके फिर कट जाएंगे, इससे आपको क्योंकि फिर से प्रॉब्लम होती है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। हिंदी कम्युनिकेशन आपका 10 नंबर का होगा, तो आप उसको 10 नंबर के हिंदी कम्युनिकेशन को पहले या लास्ट में आप जैसे आपको सही लगे आप उनको करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 ही बताए हैं, चैप्टर नंबर 6 तक करवा दें हिंदी कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स। इसी तरह हम आपको आपके अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो जो भी होगा आप उसको देखते रहिए। आपका जो टेस्ट हुआ था उसको देख लिया गया है, मार्क्स वगैरह स्टूडेंट्स हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब उसका हमारा सेशनल का प्रोसेस है, उनके मार्क्स जो हैं सेशनल में होते हैं, वो आपको बताए नहीं जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, टेस्ट के बार बार कोई मैसेज मत करिएगा कि हमें टेस्ट के नंबर बताने हैं, क्योंकि टेस्ट किस तरह से होता है ऑनलाइन वो सबको पता होता है। तो मार्क्स के लिए आप मत पूछिएगा, जितना है आप जितना वर्क है हिंदी कम्युनिकेशन का चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए उनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन कोई अननेसेसरी बात नहीं करेंगे। बुक्स आई थिंक आप लोगों ने ले ली होगी, नहीं तो आप जाकर ले लीजिएगा, लेकिन सार्थक की बुक जो है बच्चों जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए आप ले लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा उसके पास कि उसमें आपका सारा सिलेबस है या नहीं। अगर यदि कोई क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आपको बुक में नहीं मिलते हैं तो आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बुक में से वो क्वेश्चन आंसर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बुक्स अलग अलग राइटर्स की होती है, कुछ क्वेश्चन उसमें होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। तो आप इस बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखें, और जिसमें जो क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो वो अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनकी बुक में से आप कॉपी कर लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा। मतलब आपके पास जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में मार्क करा रही स्टूडेंट्स वो आपके पास होने चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए, या तो आप कॉपी कर लें या जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर लीजिएगा, लेकिन आपके पास होने चाहिए। तो आप ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं हिंदी कम्युनिकेशन के 3 चैप्टर मैंने आपको जो करवाए हैं, आप स्टूडेंट्स इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।